नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित, स्वस्थ व जिंदा दिली से होंगे। मैं आज एक बार फिर आपके सामने, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग जीएसटी अमेंडमेंट सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और हमारी जो पहली शुरुआत होगी वो सीजीएसटी रूल्स से होगी। उस रूल्स में भी हम क्रमशः बढ़ेंगे। क्रमशः बढ़ने का मतलब ये कि जिस रूल में सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स हैं वो रूल हम सबसे पहले देखेंगे, और इस क्रम में हम लोग जिसमें सबसे कम अमेंडमेंट्स हुए हैं उस रूल को हम लोग सबसे आखिरी में देखेंगे। तो आज जो रूल मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में कर रखा था, रूल 42 और रूल 43। रूल 43 है डिटर्मिनेशन ऑफ आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स एंड इट्स रिवर्सल इन सर्टेन केसेस। हम इसे यूँ समझ सकते हैं, रूल 42 डिटर्मिनेशन ऑफ आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज एंड इट्स रिवर्सल इन सर्टेन केसेस। तो एक्चुअली रूल 42 और रूल 43 इस बात को बताता है, रूल 43 इस बात को बताता है कि कैपिटल गुड्स के केस में कब कब आपको आईटीसी की रिवर्सल करनी है, और जो आपको रिवर्सल करनी है वो किस एक्सटेंट तक आपको वो रिवर्सल करनी है। रूल 42 ये बताता है कि इनपुट और इनपुट सर्विसेज में आपको कब रिवर्सल करनी है, और जो रिवर्सल करनी है वो कितनी रिवर्सल करनी है। ये रूल 42 और रूल 43 है। रूल 42 और रूल 43 को हम लोग टेक्निकली, लीगली एनालाइज करेंगे, और उसमें ये भी देखेंगे कि अमेंडमेंट्स कहाँ कहाँ आए हैं। कुछ अमेंडमेंट्स तो मामूली हैं, कुछ अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। हम मामूली और इम्पॉर्टेंट्स दोनों ही अमेंडमेंट्स करेंगे। हम देखेंगे कि उस पूरे लिटरेचर में कहाँ कहाँ अमेंडमेंट्स आया है। लेकिन उसके पहले मैं रूल 42 और रूल 43 आपके साथ समअप करना चाहता हूँ, सो दैट कि आपको एक बैकग्राउंड मिल जाए कि रूल 43 आखिर क्या है, उसमें क्या प्रोविजंस हैं, और उस प्रोविजंस के ऊपर हम कैसे काम करते हैं, उस प्रोविजंस के ऊपर काम करने का क्या तरीका है। तो इस लिहाज से मैं सबसे पहले रूल 43 पिक कर रहा हूँ। रूल 43 में तकरीबन 18 अमेंडमेंट्स आए हैं। उन अमेंडमेंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि अमेंडमेंट्स सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट दोनों ही तरह के अमेंडमेंट्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं रूल 43 को एक बार सरलतम भाषा में, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा लीगैलिटीज़ में ना पढ़ते हुए मैं उसको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी चीज़ें यूँ होती है कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है जितनी कि एक्ट्स में, बेयर एक्ट्स में, रूल्स में या रेगुलेशंस में लीगली उसे जितना कॉम्प्लिकेटेड हमें वो दिखने में लगता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लीगैलिटीज़ होती हैं वो 100% केसेस को कवर करती हैं। In generally at the time of the application we don't have the circumstances of the 100% cases. Practically when we are doing the practical application of any act or any provisions, we have the partial application of that, not the 100% application of those provisions. But when the law maker has drafted that law has been drafted for the 100% situations. And this is the reason at the time of the application it may not be so complicated, but at the time of the reading it may seems to be complicated. So I am trying to explain this rule 43 and rule 42 in the most simplest manner, जितना सिंपल मैं इसे कर पाऊँ। सबसे आइए रूल 43, सबसे पहले रूल 43 को देखते हैं जिसमें ज़्यादा अमेंडमेंट्स है। रूल 43 क्या है? मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आईटीसी ऑन द कैपिटल गुड्स एंड इट्स रिवर्सल। रूल में क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर हम थोड़ी देर के बाद जाते हैं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल बड़ा होने के बावजूद आपकी समझ में आएगा। हम एग्जाम्पल ये लेते हैं, सपोज़ एक कंपनी है कोई एबीसी लिमिटेड से। फॉर द सिंप्लिसिटी हमने एक कंपनी लिया, वो कंपनी है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड दो तरह के आउटपुट निकालती है। फिनिश्ड गुड्स दो तरह के हैं उसके पास, एक तो फिनिश्ड गुड्स एग्जम्प्टेड है और एक उसकी फिनिश्ड गुड्स टैक्सेबल है। तो हम नाम रख लेते हैं, एग्जम्प्टेड के लिए ई और टैक्सेबल के लिए टी, यानी कि दो फिनिश्ड गुड्स वो निकालते हैं, एक ई और एक टी। जैसा मैंने आपको बताया, एग्जम्प्टेड के लिए ई और टैक्सेबल के लिए टी।
वो कुछ कैपिटल गुड्स और कुछ मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं, उनकी कैपिटल गुड्स और मशीनरीज। अच्छा, एक और ले लेते हैं, 3 तरह के सप्लाई ले लेते हैं एबीसी लिमिटेड का। एक ई और टी तो लिया ही, एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल तो लिया ही। एक और ले लेते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। आपको पता है जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है? सेक्शन 16 आईजीएसटी एक्ट का कहता है कि यदि आप किसी भी गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या एसईजेड यूनिट में या एसईजेड को सप्लाई कर रहे हैं तो वो माना जाएगा कि ये जीरो रेटेड सप्लाई है। एक्सपोर्ट इंक्लूड्स डीम्ड एक्सपोर्ट, राइट। तो वो 3 तरह के सप्लाई कर रहा है, एक ई, एक टी और एक जेड। ई का मतलब एग्जम्प्टेड, टी का मतलब टैक्सेबल, जेड का मतलब जीरो रेटेड सप्लाई। अब इन तीनों गुड्स को बनाने के लिए वो कैपिटल गुड्स यूज़ कर रहा है। कौन कौन से कैपिटल गुड्स? एक कैपिटल गुड्स लेते हैं ए जो वो यूज़ कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है एक्सक्लूसिवली फॉर द एग्जम्प्टेड सप्लाई, ई के लिए। एक कैपिटल गुड्स लेते हैं बी जो वो यूज़ कर रहा है वो यूज़ कर रहा है एक्सक्लूसिवली जीरो रेटेड के लिए। एक कैपिटल गुड्स ले लेते हैं सी जो यूज़ कर रहा है वो यूज़ कर रहा है एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल गुड्स के लिए, ठीक है। ए यूज़ कर रहा है एग्जम्प्टेड के लिए, बी यूज़ कर रहा है जीरो रेटेड के लिए, सी यूज़ कर रहा है टैक्सेबल के लिए। अगर ये सिचुएशन है कोई समस्या नहीं है। क्यों नहीं है समस्या? क्योंकि जो कैपिटल गुड्स वो यूज़ कर रहा है एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग द एग्जम्प्टेड सप्लाई, उस कैपिटल गुड्स की उसे क्रेडिट नहीं मिलनी है। हम अगर रूल 42 ना भी पढ़ रहे होते, हमारे पास अगर रूल 42 ना भी होता, तब भी हमारा जनरल इंटरप्रिटेशन भी लॉ की जो इंटीग्रेटेड जीएसटी की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग यही कहती है कि आपको जो क्रेडिट मिलती है वो एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए क्रेडिट मिलती है, चाहे वो इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स की क्रेडिट हो। अगर आप एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट मिलेगी। अगर आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट मिलेगी। एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि ए अगर एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज़ हो रहा है तो उसकी क्रेडिट उन्हें नहीं मिलनी थी, इसमें कोई समस्या नहीं। आते हैं बी के ऊपर। क्या बी मशीनरी जो उन्होंने परचेस की है, बी मशीनरी के परचेस पर जो उन्होंने आईटीसी पे किया है उसका क्रेडिट उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि बी वो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? जीरो रेटेड सप्लाई के लिए। सेक्शन 17 जिसका रिलेशन है 42 और 43 से, सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 17 सब सेक्शन 3, इन तीनों सब सेक्शंस के रिलेशन है एग्जम्प्टेड रूल 42 से और रूल 43 से। सेक्शन 17 ये कहता है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स द जीरो रेटेड सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई को इंक्लूड करती है। तो अगर टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई को इंक्लूड करती है, टैक्सेबल सप्लाई के डेफिनेशन में अगर वो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल गुड्स बी है उसके ऊपर जो एबीसी लिमिटेड ने आईटीसी पे की है उसका क्रेडिट उन्हें मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड है ओनली इफ यू आर यूजिंग द कैपिटल गुड्स टू मेक exempted supply. Zero rated supply is not an exempted supply, hence the ITC paid on capital goods B is available. तो यानी कि कैपिटल गुड्स जो B है, B की क्रेडिट मिलेगी उसे, B के ऊपर जो भी ITC पे किया है। C के ऊपर वैसे ही डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि C यूज कर रहा है वो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए, तो उसके ऊपर वैसे ही डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहाँ तक सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट है कि भाई ए की आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, कैपिटल गुड्स ए के लिए आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, बी और सी के लिए आपको क्रेडिट मिलेगी। एक बात, अब आते हैं थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। उसके पास एक कैपिटल गुड्स डी भी है। जो डी कैपिटल गुड्स उसने परचेस किया था, वो परचेस तो किया था सिर्फ और सिर्फ एग्जम्प्टेड सप्लाई करने के लिए। डी कैपिटल गुड्स उसने परचेस किया था सिर्फ और सिर्फ एग्जम्प्टेड सप्लाई करने के लिए। 2 साल तक उसने उसे यूज भी किया सिर्फ और सिर्फ एग्जम्प्टेड सप्लाई करने के लिए, लेकिन बाद में 2 साल के बाद उसने कैपिटल गुड्स डी को यूज करना शुरू कर दिया एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए भी और टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी। एक और ले लेते हैं कैपिटल गुड्स ई, रिवर्स कर लेते हैं एग्जांपल। कैपिटल गुड्स ई,
कैपिटल गुड्स ई जो उसने लिया, कैपिटल गुड्स ई उसने पहले तो लिया था सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई, और पहले के 3 साल उसने सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई ही उससे किए। लेकिन बाद में चौथे और 5वें साल में वो यूज करने लगा एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए भी और टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी। चलिए एक और एग्जांपल, इसमें एक और ऐड करते हैं, कैपिटल गुड्स जी। जो कैपिटल गुड्स जी उसने लिया है, कैपिटल गुड्स जी वो शुरू से ही यूज कर रहा है, शुरू से ही यूज कर रहा है एग्जम्प्टेड सप्लाई करने के लिए भी और टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए भी। तो देखिए कैपिटल गुड्स ए बी सी, जब तक हमारी सिचुएशन ये थी तो उसके केस में अपने को कोई तकलीफ नहीं थी। ए के लिए नहीं मिलना है क्योंकि कंप्लीटली एग्जम्प्टेड गुड्स के लिए था, बी और सी के लिए मिलना है क्योंकि बी जीरो रेटेड के लिए, सी टैक्सेबल के लिए, तो उसके लिए वैसे ही मिलना था, उसके लिए क्रेडिट उनको मिलनी है। डी ई एफ, अब हम डी ई एफ के ऊपर आ रहे हैं। डी के लिए हमने क्या किया, डी पहले उसने लिया था एग्जम्प्टेड के लिए, फिर उसे यूज करने लगे, वो 2 साल तक नॉर्मल यूज किया, फिर 2 साल के बाद वो यूज करने लगे किसके लिए, एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों के लिए। ई रिवर्स सिचुएशन, टैक्सेबल के लिए लिया था, 3 साल तक यूज किया टैक्सेबल के लिए, बाकी के 2 सालों में एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों के लिए। नेक्स्ट एफ जो था, कैपिटल गुड्स एफ, वो उसने शुरू से ही परचेस किया था और शुरू से ही उसका यूज वो टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड दोनों के लिए कर रहा था। रूल 42 ये हम भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए। अब हमसे ये अगर पूछा जाए कि किनका किनका क्रेडिट हमको मिलना चाहिए सर, तो कैपिटल गुड्स ए का तो बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, कैपिटल गुड्स बी का क्रेडिट मिलना चाहिए, कैपिटल गुड्स सी का क्रेडिट मिलना चाहिए, इन दोनों का क्रेडिट मिलना चाहिए कंप्लीटली। डी ई एफ में क्या होगा, डी टैक्सेबल के लिए लिया था उसने, डी टैक्सेबल के लिए लिया था, 2 साल तक उसने टैक्सेबल के लिए यूज किया, तीसरे साल से उसने उसे कॉमन यूज करना शुरू कर दिया, यानी कि डी का कॉमन यूज हो रहा है आज की डेट में, डी का कॉमन यूज हो रहा है, ई का कॉमन यूज हो रहा है, एफ का कॉमन यूज हो रहा है, यानी कि कैपिटल गुड्स डी ई एफ, इन तीनों का कॉमन यूज हो रहा है, इनको कॉमनली आज की डेट में यूज कर रहे हैं एग्जम्प्टेड सप्लाई करने के लिए भी और टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए भी। तो समस्या बस ये है कि ये जो कॉमन यूज कर रहे हैं कैपिटल गुड्स डी ई एफ को, इसमें से कितना क्रेडिट अपने को अवेल करना है और कितना क्रेडिट अपने को रिवर्स करना है, यही बात रूल 43 बताती है। रूल 43 का तरीका क्या है, वो क्या कहता है कि कैसे बताएंगे, वो कहता है भाई सबसे पहले तो ये निकाल लो कि कॉमन क्रेडिट के लिए आपके पास कितना आईटीसी आज की डेट में अवेलेबल है, यानी कि जो कैपिटल गुड्स आप यूज़ कर रहे हो आज की डेट में, आज की डेट में जो भी कैपिटल गुड्स आप यूज़ कर रहे हो उस कैपिटल गुड्स से रिलेटेड आईटीसी आपके पास कितनी है। जो कैपिटल गुड्स एफ है उसके केस में तो कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है कि आज के डेट में हमारे पास कितनी आईटीसी है। क्यों नहीं ज़रूरत है उसके लिए, क्योंकि उस केस में तो हमने जब उसे शुरू से ही लिया है तो शुरू से ही लिया है किस चीज़ के लिए, एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए और टैक्सेबल सप्लाई के लिए। तो एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए लिया है और टैक्सेबल सप्लाई के लिए लिया है शुरू से ही, तो उसमें कितनी क्रेडिट है उस क्रेडिट की चिंता अपने को नहीं है। जितना भी सपोज अगर मैंने उसे परचेस के ऊपर अगर 70,000 का टैक्स पे किया था, 70,000 का टैक्स पे किया था तो 70,000 की आईटीसी है। अच्छा एक चीज़ और, कैपिटल गुड्स पर यहाँ से अब थोड़ा आगे बढ़े, इसके पहले एक छोटी सी बात और मैं कैपिटल गुड्स के बारे में, आपको ऑफ कोर्स जानकारी होगी, मैं बस अपनी संतुष्टि के लिए इसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर जीएसटी में कैपिटल गुड्स की जो मैक्सिमम लाइफ मानी गई है वो मानी गई है 5 साल, यानी कि मैक्सिमम लाइफ किसी भी कैपिटल गुड्स की कितनी होगी, 5 साल। कोई भी एक कैपिटल गुड्स आप लेते हैं तो 5 साल उसकी लाइफ है। 5 साल लाइफ का मतलब ये हुआ कि हर ईयर में 20% वो डिप्रिसिएट करेगी। एक साल में 20% डिप्रिसिएट करने का मतलब ये हुआ कि एक क्वार्टर में 5% का डिप्रिसिएशन उनका होगा। लेकिन इससे आपकी क्रेडिट एबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं ये कह रहा हूं
आईटीसी में यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने अगर कोई कैपिटल गुड्स परचेस किया है तो उसके ऊपर जो आईटीसी है वो आईटीसी हम 5 सालों में लेंगे। आईटीसी हम इमीडिएटली अवेलेबल कर सकते हैं, आईटीसी हम इमीडिएटली अवेल कर सकते हैं, आईटीसी अवेलमेंट में दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि आपने जो आईटीसी अवेल किया है, कैपिटल गुड्स की लाइफ क्योंकि 5 साल है, तो कैपिटल गुड्स अगर आप 5 साल से पहले उसे डिस्पोज कर रहे हैं या किसी दूसरे पर्पस के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसे, तो जितनी उसकी लाइफ बची हुई थी, जितनी उस कैपिटल जितना आपने यूज़ कर लिया उतनी तो अच्छी बात है। मान लो कि हमने 2 साल यूज़ कर लिया, तो बोला 2 साल आपने यूज़ कर लिया, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, 40% ऑफ द कैपिटल गुड्स, यानी कि 40% ऑफ द आईटीसी ऑफ द कैपिटल गुड्स यू हैव यूज्ड। अब जो 60% बची हुई है आपकी आईटीसी इन रेशियो ऑफ द लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स, जो 60% आपकी आईटीसी बची हुई है, वो 60% आईटीसी के बारे में आपको सोचना है कि उस 60% आईटीसी का क्या करेंगे अगर कैपिटल गुड्स हमने डिस्पोज कर दिया या कैपिटल गुड्स हम किसी और पर्पस के लिए यूज करने लगे थे। डन। आई होप ये बात आपको पता होगी पहले से। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने कोई कैपिटल गुड्स परचेस किया, एफ कैपिटल गुड्स परचेस किया, और परचेस किया ही इसी पर्पस से कि उसके ऊपर हम कि उससे हम टैक्सेबल सप्लाई भी करेंगे और उससे हम एग्जम्प्टेड सप्लाई भी करेंगे। भाई अगर इसी पर्पस से परचेस किया है तो वो कॉमन कैपिटल गुड्स हो गई, तो कॉमन कैपिटल गुड्स हो गई, तो हमारे पास कैपिटल गुड्स के रिलेशन में कॉमन क्रेडिट कितना अवेलेबल हो गया। एक तो जितना भी हमने एफ मशीनरी को एक्वायर करने के लिए जो भी टैक्स पे किया था वो हमारा कॉमन क्रेडिट इन रिलेशन टू कैपिटल गुड्स ओनली, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आते हैं एफ का मैटर भी आ गया कि कॉमन इनपुट कितना हुआ, तो क्या एफ कैपिटल गुड्स के ऊपर, एफ मशीनरी के ऊपर जितना भी हमने आईटीसी पे किया था, एक तो वो हो गया। अब बाकी डी और ई के बारे में बात करते हैं। डी जो मैंने परचेस किया था वो पहले तो परचेस किया था कि हम इससे सिर्फ और सिर्फ एग्जम्प्टेड सप्लाई करेंगे। कितने दिनों तक एग्जम्प्टेड, हमने 2 साल तक उससे एग्जम्प्टेड सप्लाई किया। अब आप जिस समय 2 साल तक एग्जम्प्टेड सप्लाई किया, जिस समय मैंने डी कैपिटल गुड्स परचेस किया था, सपोज उसके ऊपर मैंने ₹1,00,000 की आईटीसी पे की थी, तो यानी कि जिस समय मैंने डी कैपिटल गुड्स परचेस किया था उस समय मैंने ₹1,00,000 की आईटीसी अवेल की और उसे यूटिलाइज भी कर लिया, और 2 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन तीसरे साल में क्या हुआ, अब मैंने वो डी कैपिटल गुड्स को यूज करना शुरू कर दिया, एग्जम्प्टेड के लिए भी और टैक्सेबल के लिए भी। पहले लिया था सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल के लिए, अब मैंने उसे यूज करना शुरू कर दिया एग्जम्प्टेड के लिए भी और टैक्सेबल के लिए भी। तो अब यहां पे रूल 42 विल प्ले द रोल। कैपिटल गुड्स डी में भी रोल प्ले करेगा रूल 42, और कैपिटल गुड्स ई में भी करेगा। वैसे तो एफ में भी रोल प्ले कर रहा है, लेकिन एफ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एफ में तो भाई जितनी कैपिटल गुड्स थी हम उसे यूज कर रहे हैं एग्जम्प्टेड और कैपिटल के लिए दोनों, तो वो तो मुझे पहले ही पता है कि एफ कैपिटल गुड्स के ऊपर जितनी भी आईटीसी है वो कॉमन आईटीसी है। डी के ऊपर कॉमन आईटीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा और ई के भी ऊपर कॉमन आईटीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? तो रूल 42 ये कहता है कि जिस दिन आप उसे कॉमन यूज के लिए लेकर के आए, डी और ई दोनों को, जिस दिन आप डी और ई को कॉमन इनपुट के लिए लेकर के आए, कॉमन पर्पस के लिए लेकर के आए, कॉमन सप्लाई के लिए लेकर आए, उस दिन डी के रिलेशन में कितनी आईटीसी बची हुई थी इन रेशियो ऑफ हिज लाइफ, और उस दिन ई के रेस्पेक्ट में कितनी बची हुई थी इन रेशियो ऑफ लाइफ। मतलब ये हुआ कि डी आपने सपोज परचेस किया होता, माफ कीजिएगा मैंने पहले डी को टैक्सेबल सप्लाई के लिए परचेस किया था, अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, डी को हमने पहले एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए परचेस किया था। तो भाई एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए परचेस किया था और उसके ऊपर आईटीसी थी ₹1,00,000, तो मैंने जिस समय परचेस किया होगा उस समय आईटीसी ही क्लेम नहीं किया होगा। ₹1,00,000 की आईटीसी थी, हमने आईटीसी ही क्लेम नहीं किया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो हम सिर्फ और सिर्फ एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन 2 साल के बाद अब हम उसे लेकर के आ रहे हैं कॉमन पर्पस के लिए, यानी कि एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए भी, टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 साल का मतलब क्या हो गया कि 40%, तो 40% आईटीसी तो उसका यूज्ड है ऑलरेडी। आज की डेट में जो हम कॉमन इनपुट में लेकर के आ रहे हैं वो कितना लेकर के आ रहे हैं, केवल 60%। तो डी के रिलेशन में 60,000 जो आईटीसी है वो कॉमन इनपुट है, तो 60,000 डी का
70,000 एफ का। अब आते हैं ई के पास। ई के केस में क्या हुआ कि हमने लिया तो था कि हम उससे टैक्सेबल सप्लाई करेंगे, 3 साल तक हमने टैक्सेबल सप्लाई किया, लेकिन 3 साल के बाद मैंने उसे कॉमन यूज में रख दिया। सपोज जिस समय मैंने ई परचेस किया था उस समय मैंने 2 लाख रुपया आईटीसी पे किया था इस ई मशीनरी के ऊपर, और 3 साल तक मैंने उसे यूज कर लिया। 3 साल तक यूज कर लिया मतलब क्या, अप टू 60% ऑफ द आईटीसी हैड बीन डीम्ड टू हैव बीन यूटिलाइज्ड। तो अब हमारे पास कॉमन इनपुट में लेकर के जाने के लिए, कॉमन पर्पस में लेकर जाने के लिए कितनी आईटीसी बच गई, सिर्फ और सिर्फ 40%। तो 2 लाख का 40% कितना हुआ, 80,000। तो आज की डेट में आपके पास कॉमन इनपुट ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन इनपुट का डिटर्मिनेशन है। कॉमन इनपुट यानी कि जब हम रिवर्सल होगा तो रिवर्सल केवल कॉमन इनपुट में से होगा। जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए है उसके रिवर्सल की जरूरत नहीं है, जो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड है उसका हमने आईटीसी नहीं लिया तो रिवर्सल किया। तो ये जो रिवर्सल का गेम है 42 में, ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन इनपुट के लिए। तो कॉमन इनपुट हमारा किस में है, सिर्फ डी, ई और एफ में। डी के केस में कॉमन इनपुट, ई के केस में कॉमन इनपुट, एफ के केस में कॉमन इनपुट। डी के केस में कॉमन इनपुट 60,000, एफ के केस में कॉमन इनपुट 40,000, और ई के केस में कॉमन इनपुट 40,000 और एफ के केस में कॉमन इनपुट 70,000। यानी कि टोटल कॉमन इनपुट हमारे पास कितनी आ गई, 1,90,000। ये हमारी कॉमन इनपुट है, ये हमारी कॉमन इनपुट है। यानी कि लॉ ये कह रहा है कि 1,90,000 जो आपकी इनपुट है, इस इनपुट से रिलेटेड वैल्यू जो भी है वो आपने यूज किया है एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों के सप्लाई के लिए। तो इस 1,90,000 में से जितना एट्रीब्यूटेबल है एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, और जितना एट्रीब्यूटेबल है टैक्स के लिए वो आप ले सकते हैं। जितना एट्रीब्यूटेबल है एग्जम्प्टेड के लिए उतने को रिवर्स करना पड़ेगा, और जितना एट्रीब्यूटेबल है टैक्स के लिए उतना आप ले सकते हैं। अब सवाल ये उठा कि ये कैसे लेंगे, तो उन्होंने बोला कि आपको कैसे लेना है, एक टैक्स पीरियड में मंथ वाइज अगर आप देखेंगे तो आपको कितना रिवर्सल करना है और कितना। तो टोटल कॉमन आउटपुट आपके पास कितना था, 80,000, 40,000 और 60,000, तकरीबन 1 लाख, वॉट एवर में भी द अमाउंट कुछ भी हो। तो मैं क्या कह रहा हूं, कॉमन इनपुट जितना भी है, कॉमन इनपुट को डिवाइड किया हमने 60 से क्यों, क्योंकि रूल 43 एज्यूम कर रहा है, रूल 43 ये नहीं कह रहा कि जितने रिमेनिंग, रूल 43 कह रहा है कि आप जिस दिन कॉमन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं हम मानेंगे कि उस दिन से 5 साल उसकी लाइफ है। तो एक टैक्स पीरियड में, एक टैक्स पीरियड मतलब मंथली, तो कैपिटल गुड्स की टोटल लाइफ 60 महीने, 5 साल का मतलब 60 महीने। तो एक टैक्स पीरियड में यानी कि एक महीने में कॉमन इनपुट आपका कितना है, तो एक महीने में कॉमन इनपुट कितना हुआ, टोटल कॉमन क्रेडिट अवेलेबल इन ए टैक्स पीरियड डिवाइडेड बाय 60। टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट डिवाइडेड बाय 60, दिस इज द कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन ए पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। ये कॉमन क्रेडिट अवेलेबल है। अब कहता है कि ये जो कॉमन क्रेडिट आपने एक टैक्स पीरियड में निकाला, इस कॉमन क्रेडिट को आप बाइफर्केट कर दीजिए, किसमें, इन द रेशियो ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई एंड टैक्सेबल सप्लाई। जिस रेशियो में आप एग्जम्प्टेड सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं उस रेशियो में आप इसे बाइफर्केट कर दीजिए, और जितना एग्जम्प्टेड के लिए है उसे रिवर्स कर दीजिए। दिस इज व्हाट अबाउट द रूल 43। सेम थिंग इज विद द रूल 42 बट इन रिलेशन टू इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। सेम थिंग, वहां पे भी काम क्या करना है, जो इनपुट एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड के लिए है उसके ऊपर क्रेडिट ही नहीं लिया, जो इनपुट एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए है उसके ऊपर कोई समस्या नहीं, जो इनपुट दोनों के लिए है, कॉमनली जो इनपुट आपने यूज किया, तो वहां पे भी अपने को यही करना है, पहले तो कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालना है, उस कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है।
इसके अलावा एक छोटी सी बात और है कि एनुअली साल में फाइनल फिगर निकलेगी और वो फाइनल फिगर को हम कंपेयर करेंगे मंथली फिगर से। अगर हमारा टोटल ऑफ मंथली रिवर्सल ज़्यादा है और फाइनल फिगर कम है तो हम क्रेडिट क्लेम करेंगे। टोटल ऑफ मंथली रिवर्सल फाइनल रिवर्सल से कम है तो जितना हमने कम किया है उतना हम उसे रिवर्स करेंगे। सो ये जो मैंने आपको बात बताई ये रूल 43 है। सेम इसी लाइन के ऊपर रूल 42 भी है। रूल 42 को भी हम लोग एक बार सम अप करके देख लेंगे। तो ये मैंने आपको बताया रूल 43 बेसिक आइडिया। अब जो मैं आपके साथ अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा रूल 43 अमेंडमेंट्स, क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स क्या हैं, इनसिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स क्या हैं, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। टिल देन यदि आपको ये लग रहा है कि ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्प कर रहा है तो मेरी दरख्वास्त है कि आप इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें। आप कमेंट करना चाहें कमेंट करें। किसी भी तरह से अगर मैं इस वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाऊँ तो वो सजेशन आप देना चाहें कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल कर दे सकते हैं। किसी भी जगह पर आप मेरी लीगल इंटरप्रिटेशन से सहमत या असहमत, सहमत है तो फिर कोई बात नहीं, दैट्स ओके, आप लाइक करें। अगर आप असहमत हैं तो वो हमें बताएं। ये हमारी रूल 43 है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में रूल 43 की लीगल अमेंडमेंट्स की बात करेंगे। थैंक्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए।